स्टैट्स हैं अगर वो बताऊं, लगभग उन्होंने 125 मैच के आसपास खेले और 8000 रन के आसपास उनके रन हैं, जिसमें लगभग 19 शतक और 40 से ज्यादा अर्धशतक, 40 या 41 अर्धशतक उनके हैं। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज हैं। इनके बारे में यूट्यूब पर आज तक किसी ने कोई वीडियो नहीं बनाया है। आप अगर यूट्यूब पर जाकर सर्च भी तो भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टेस्ट मैच की श्रृंखला का पहला मैच बॉक्सिंग डे 26 दिसंबर को खेला जाएगा। भारत और साउथ अफ्रीका की जो टेस्ट सीरीज है, अगर इस पर बात करें तो मुझे याद आता है 2001 का इंडियन टीम ने जो साउथ अफ्रीका का टूर किया था, सबसे ज्यादा विवादित जो टूर था अभी तक का। उस टूर पर दोस्तों भारत वैसे ऑस्ट्रेलिया को 2001 में हरा चुका था अपने घर में। मैच फिक्सिंग के बाद गांगुली ने जो टीम बनाई थी, जबरदस्त टीम थी, लेकिन उस टीम में कुछ गुट बने हुए थे। कप्तान के खिलाफ कुछ खिलाड़ी थे, कुछ गांगुली के लाए हुए खिलाड़ी थे नए, कुछ सीनियर्स प्लेयर थे जो अलग अलग खेमे में बटे हुए थे। 2001 में भारतीय टीम साउथ अफ्रीका जाती है। वहां सीजन स्टार्ट होता है। पहला टेस्ट मैच भारतीय टीम खेलती है साउथ अफ्रीका के साथ। राहुल द्रविड़ और शिव सुंदर दास दोनों ही ओपनिंग में फेल हो जाते हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये वीरेंद्र सहवाग और दीप दास गुप्ता जो बंगाल से आते थे, उनका ये पहला मुकाबला था। सहवाग ने हालांकि सेंचुरी की इस मुकाबले में सचिन के साथ, लेकिन दीप दास गुप्ता फेल रहे, कुछ खास करने में कामयाब नहीं हुए। भारत चौथे दिन इस मुकाबले को हार गया। 4 दिन के अंदर यह मैच फिनिश हुआ और भारत इस मुकाबले को हार गया। शेन पोलक के सामने भारतीय टीम की एक ना चली और भारत इस मुकाबले को चौथे दिन ही हार गया। इस टूर पर दोस्तों 3 टेस्ट मैचेस खेले जाने थे। पहला मैच भारत हार चुका था, दूसरा मैच स्टार्ट होने वाला था, लेकिन तीसरे मैच में एक ऐसी घटना घटी थी जो अभी तक क्रिकेट हिस्ट्री में कभी नहीं हुई है। एक प्लेयर का सपना होता है टेस्ट मैच खेलना, एक प्लेयर का सपना होता है टेस्ट कैप हासिल करना, टेस्ट नंबर जो जर्सी पर लिखा होता है, कैप पर लिखा होता है प्लेयर की, उसको हासिल करना। लेकिन उस प्लेयर ने टेस्ट मैच भी खेला, उस प्लेयर ने ठीक ठाक परफॉर्मेंस भी दी, लेकिन आज तक उस प्लेयर को कभी भी भारत के एक्स टेस्ट क्रिकेटर की कैटेगरी में नहीं गिना जाता। इस पर चर्चा करेंगे बाद में। इसके बाद दूसरा टेस्ट मैच स्टार्ट होता है, लेकिन उससे पहले सौरव गांगुली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की या शायद किसी चैनल को इंटरव्यू दिया था, और उसमें यह बात जाहिर हुई कि सौरव गांगुली का खेमा जो एक साइड है और दूसरे जो सीनियर्स प्लेयर हैं या अलग प्लेयर हैं वो एक साइड। इस टीम में 2 धड़ों में ये टीम बटी हुई है। सौरव गांगुली कप्तान आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बोलते हैं कि कुछ खिलाड़ी इस टीम में ऐसे हैं जो जिनको मैं ओपनिंग करने को बोल रहा हूं वो ओपनिंग करने के लिए तैयार ही नहीं है, या कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको अगर ओपनिंग करने के लिए कहा जाता है वो जबरदस्ती ओपनिंग करते हैं और परफॉर्मेंस उनकी नहीं आती है। गांगुली का साफ इशारा राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण की तरफ था, क्योंकि राहुल द्रविड़ ने पहले टेस्ट में ओपनिंग की, दोनों पारी में द्रविड़ फेल रहे। द्रविड़ कभी भी ओपनिंग करना नहीं चाहते थे क्योंकि द्रविड़ फर्स्ट डाउन आते थे हमेशा बैटिंग करने, जो कि उनका एक परमानेंट स्लॉट बन चुका था। लेकिन गांगुली चाहते थे कि टीम में कोई ओपनर नहीं है तो शायद द्रविड़ से ओपनिंग कराया जाए और थोड़ा कुछ रन द्रविड़ ओपनिंग में करके दे। उसके बाद गांगुली उस इंटरव्यू में ये भी बोल देते हैं कि अगर कोई प्लेयर ओपनिंग करने के लिए तैयार नहीं होता है तो मैं खुद ओपन करने के लिए जाऊंगा। तो ये बात क्लियर थी कि गांगुली शायद अगले मैच में ओपनिंग करेंगे और द्रविड़ अपनी जगह पर खेलेंगे और लक्ष्मण नीचे 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करते नजर आएंगे, क्योंकि 4 नंबर पर सचिन हमेशा से बल्लेबाजी करते हुए नजर आए हैं। दूसरा टेस्ट मैच स्टार्ट होता है। भारतीय टीम ने दूसरे टेस्ट मैच में पहले गेंदबाजी की, टॉस जीतकर। साउथ अफ्रीका ने अच्छी बल्लेबाजी करते हुए 350 प्लस का स्कोर बोर्ड पर लगा दिया। जवागल श्रीनाथ, मुझे याद है आज भी, जवागल श्रीनाथ ने उस मैच में 6 विकेट लिए थे, उस पारी में 6 विकेट लिए थे। दूसरे एंड से कोई खास सपोर्ट नहीं मिला था, लेकिन जवागल श्रीनाथ ने 6 विकेट हासिल किए थे। भारत की ओर से ओपनिंग करने आते हैं शिव सुंदर दास और उनके साथ दीप दास गुप्ता। दीप दास गुप्ता जो कि बंगाल की टीम से ओपनिंग ही करते थे रेड बॉल क्रिकेट में। सभी को लग रहा था शायद सौरभ कप्तानी कर रहे हैं और सौरभ ही ओपनिंग करने आएंगे, लेकिन दीपदास गुप्ता को ओपनिंग करने भेजा। हालांकि दीपदास गुप्ता फेल हुए, दोनों ही फेल हो गए थे पहली पारी में। तो दूसरी पारी में शायद शिव सुंदर दास ने कुछ रन किए थे और भारत लगभग 201 के आसपास, 200 रन के स्कोर के आसपास ऑल आउट हो जाता है। साउथ अफ्रीका ने दूसरी पारी स्टार्ट की, उन्होंने जल्दी ही 240 रन, तेज 240 रन, 240 के आसपास रन किए, क्योंकि उनके पास पहली पारी की भी लीड थी। डिक्लेयर कर दिया इनिंग को। उसके बाद भारतीय टीम चेस करने आती है। भारत को जीत के लिए 380 रनों का लक्ष्य जो था वो हासिल करना था, जो कि साउथ अफ्रीका की बाउंसी विकेट के ऊपर बहुत मुश्किल है। साउथ अफ्रीका की टीम गेंदबाजी करने आती है, भारतीय टीम बल्लेबाजी की शुरुआत करती है, लेकिन इस दौरान मैच के तीसरे दिन
एक अजीब सी घटना घटती है। तीसरे दिन का खेल समाप्त होने पर मैच रेफरी जो कि इंग्लैंड से थे, माइक डेनिस मैच रेफरी इंग्लैंड से थे, उन्होंने एक घोषणा की। तीसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद मैच के बीच में ये उन्होंने घोषणा की कि वीरेंद्र सहवाग, दीपदास गुप्ता, शिव सुंदर दास, हरभजन सिंह, इन चारों को बहुत ज्यादा अपील करने के केस में एक मैच का बैन, यानी कि तीसरा टेस्ट जो था वो ये चारों प्लेयर नहीं खेलेंगे। कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। कप्तान सौरव गांगुली को भी अपने प्लेयर्स पर कंट्रोल ना होने के कारण एक मैच का बैन, 5 भारतीय खिलाड़ियों को अगले मैच के लिए बैन कर दिया गया। सिलसिला यहीं नहीं रुका। सचिन तेंदुलकर, क्रिकेट के भगवान, जिन पर एक ऐसा आरोप लगता है जिसको सुनकर भारत में यह खबर आग की तरह फैल गई। सचिन तेंदुलकर पर आरोप लगा कि सचिन तेंदुलकर ने बॉल टैंपरिंग की है। सचिन तेंदुलकर जो कि क्रिकेट के भगवान, उन पर ऐसा आरोप, जैसे ही ये खबर बाहर आई, बीसीसीआई ने भी इस पर तुरंत अपना एक्शन लिया। बीसीसीआई ने तुरंत बोल दिया कि या तो आईसीसी इस बैन को वापस करे, नहीं तो हमारी टीम, तीसरा दिन ही खत्म हुआ था मैच का, चौथे दिन ही वापस इंडिया आ जाएगी और इस मैच को भी कंप्लीट नहीं किया जाएगा, साथ ही साथ अगला मुकाबला भी नहीं खेला जाएगा। जैसे ही एक मैच का बैन इन 6 प्लेयर के ऊपर डिक्लेयर होता है, अचानक से भारतीय टीम एक अलग ही जज्बे के साथ मैदान पर उतरती है। जो भारतीय टीम पहले टेस्ट मैच तक बिखरी हुई थी या दूसरा टेस्ट मैच स्टार्ट होने तक बिखरी हुई थी, वो भारतीय टीम एकजुट होकर इस मैच को साउथ अफ्रीका की टफ कंडीशंस के अंदर 2 दिन बल्लेबाजी करके कहीं ना कहीं ड्रॉ कराने में कामयाब रहती है। साउथ अफ्रीका में ड्रॉ कराना एक जीत से कम नहीं था उस दौर में, जब साउथ अफ्रीका के पास शेन पॉलॉक, एलन डोनाल्ड, लांस क्लूजनर, पैट सिमकॉक्स, जैक कॉलिस जैसे फास्ट बॉलर, निकी बॉय स्पिनर, हंसी क्रोनिये जैसे बल्लेबाज, हर्सल गिब्स, गैरी क्रिस्टन, इस तरीके का बैटिंग लाइनअप, बॉलिंग लाइनअप हुआ करता था। उस कंडीशंस के अंदर साउथ अफ्रीका में टेस्ट मैच ड्रॉ कराना जीत से कम नहीं था। जैसे तैसे मैच कंप्लीट होता है। उसके बाद बीसीसीआई ने क्लियर कर दिया कि हम तीसरा टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे अगर हमारे खिलाड़ियों से इस बैन को वापस नहीं लिया जाता। और जो मैच रेफरी थे माइक डेनिस, अगर ये तीसरे मैच में मैच रेफरी रहेंगे तो हम इस टेस्ट मैच को बिल्कुल भी नहीं खेलेंगे। उस समय के बोर्ड प्रेसिडेंट, जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट थे, मिस्टर जगमोहन डालमिया, जो कि अपने आप में एक अलग ही रेपुटेशन रखते थे, या आज भी जो अगर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो भी कुछ है, मैं तो मानता हूं उन्हीं की बदौलत है, क्योंकि ये सब तो अभी आए हैं, जैसा वगैरह इन्होंने तो अभी स्टार्ट किया है। उनका काम करने का तरीका ही अलग था। शायद 2 बार वो प्रेसिडेंट रहे बोर्ड के। उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि भारतीय टीम वापस आएगी, तीसरा टेस्ट मैच नहीं खेला जाएगा अगर आईसीसी हमारे प्लेयर्स से इस बैन को वापस ले, या दूसरा जो ऑप्शन था वो तीसरे मैच में जो मैच रेफरी थे माइक डेनिस, उनको रिमूव किया जाए। उनकी मैच रेफरी अगर वो तीसरे मैच में रहते हैं तो हम भारतीय टीम को खिलाने के लिए तैयार नहीं है। साउथ अफ्रीका और आईसीसी की एक मीटिंग हुई, साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी की, जिसमें यह फैसला लिया गया कि माइक डेनिस को रातों रात वापस इंग्लैंड भेज दिया जाएगा और तीसरे मैच में मैच रेफरी नहीं होंगे। अफरा तफरी के माहौल में लोकल साउथ अफ्रीकन मैच रेफरी को अरेंज किया गया, जिसकी वजह से तीसरा टेस्ट मैच जो था वो अनऑफिशियल टेस्ट मैच डिक्लेयर हुआ। यानी कि साउथ अफ्रीका पहले ही सीरीज 1-0 से जीत चुका था, क्योंकि पहला टेस्ट मैच साउथ अफ्रीका जीता, दूसरा टेस्ट मैच ड्रॉ कराया भारत ने। तीसरा टेस्ट मैच शुरुआत होती है। अनऑफिशियल होने के कारण सौरव गांगुली और वीरेंद्र सहवाग ने इस टेस्ट में रेस्ट करने का फैसला किया। हालांकि भारतीय टीम इस अनऑफिशियल टेस्ट मैच को बचाने में कामयाब नहीं रही और इस मैच को भी हार गई। सहवाग और गांगुली इस मैच का हिस्सा नहीं थे, मैंने ऑलरेडी बताया आपको। लेकिन इस मैच में एक ऐसी घटना घटी, एक भारतीय बड़ौदा के बल्लेबाज जो कि 95-96 से लगभग बड़ौदा को रिप्रेजेंट कर रहे थे रणजी में, अच्छी फॉर्म होने के कारण उनको भारतीय टीम में एक मौका दिया गया। कैनन विलियम्स एक लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज थे जो कि टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी किया करते थे। उन्होंने शिव सुंदर दास के साथ इस मुकाबले में ओपनिंग की। पहली पारी में हालांकि वो फेल रहे, लगभग 8 या 10 रन उन्होंने बनाए, लेकिन 46-47 गेंद जो थी उन्होंने वो डिफेंस की उस बाउंसी विकेट के ऊपर।
दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने आए तो लगभग 42-43 के आसपास रन किए और सी सुंदर दास के साथ 90 प्लस की ओपनिंग साझेदारी की, जो कि उस सीरीज में अभी तक नहीं हुई थी भारतीय टीम की तरफ से। अच्छी परफॉर्मेंस होने के बावजूद कैनन विलियम्स को कभी भारतीय टीम में दोबारा खेलने का मौका नहीं मिला। लेकिन कैनन विलियम्स एक ऐसे मिस्टर अनलक्की, जिनको बाद में कहा गया कि मिस्टर अनलक्की क्रिकेटर इन द वर्ल्ड, कैनन विलियम्स, क्योंकि भारतीय टीम की कैप पहनकर भी भारतीय टीम की कैप नहीं पहन पाए। एक टेस्ट मैच की व्हाइट किट जो सपना होता है हर भारतीय क्रिकेटर का, वो उन्होंने पहनी भी, लेकिन उनको कभी भारतीय टेस्ट क्रिकेटर का दर्जा नहीं दिया गया, क्योंकि आईसीसी की तरफ से वो जो थर्ड टेस्ट था वो अनऑफिशियल टेस्ट मैच था, जो कि बीसीसीआई की तरफ से मांग की गई थी कि माइक डेनिस इस मैच में मैच रेफरी नहीं होंगे। बतौर मैच रेफरी कोई साउथ अफ्रीकन लोकल मैच रेफरी अरेंज किए गए, जिसकी वजह से आईसीसी ने बोला कि तीसरा जो टेस्ट मैच होगा वो अनऑफिशियल टेस्ट मैच होगा। अगर वो टेस्ट ऑफिशियल टेस्ट मैच होता तो कैनन विलियम्स तब भी खेलते, क्योंकि भारतीय टीम ओपनिंग में लगातार फेल हो रही थी। श्री सुंदर दास हो या दीपदास गुप्ता हो या राहुल द्रविड़ हो, तीनों ओपनिंग में लगभग फेल ही थे। तो कैनन विलियम्स को उस मैच में मौका मिलना ही था। अगर ऑफिशियल वो मैच होता तो कैनन विलियम्स भी आज एक पूर्व भारतीय टेस्ट क्रिकेटर होते। कैनन विलियम्स को उस मैच के बाद कभी भारतीय क्रिकेट में नहीं देखा गया। 2011 में उन्होंने रणजी से भी संन्यास ले लिया। 2001 में जिस टूर पर वो सिलेक्ट हुए थे, उस साल साउथ अफ्रीकन टूर पर, उस साल उन्होंने रणजी में लगभग 700 प्लस रन करके दिए थे। कैनन विलियम्स के अगर मैं आपको डोमेस्टिक के जो स्टैट्स हैं अगर वो बताऊं, लगभग उन्होंने 125 मैच के आसपास खेले और 8000 रन के आसपास उनके रन हैं, जिसमें लगभग 19 शतक और 40 से ज्यादा अर्धशतक, 40 या 41 अर्धशतक उनके हैं। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज हैं। इनके बारे में यूट्यूब पर आज तक किसी ने कोई वीडियो नहीं बनाया है। आप अगर यूट्यूब पर जाकर सर्च भी करेंगे तो कैनन विलियम्स को आपको कोई यूट्यूब पर वीडियो नहीं दिखाई देगा। कैनन विलियम्स को बड़ौदा क्रिकेट बोर्ड ने शायद कोच बनाने का भी फैसला लिया था अभी 6 महीने पहले, लेकिन किरण मोरे शायद उससे नाराज थे कुछ, इरफान पठान भी क्योंकि बोर्ड का हिस्सा है। तो इरफान पठान ने वो बात थोड़ी सी एक्सपोज भी की थी कि किरण मोरे नहीं चाहते कि कैनन विलियम्स बड़ौदा की टीम की कोचिंग करें। ठीक है दोस्तों, इस तरीके की वीडियो आपको मिलती रहेंगी हमारे साथ।